जितने भी नए लोग हैं, नए पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मंडे को डेली साढ़े हर वीक मंडे को 3:30 बजे आपका वेबिनार होता है। आप वेबिनार में आएँ। और अभी हम एक और बेसिक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बहुत से लोग, मैं समझ सकता हूँ, नए लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा फॉरेक्स मार्केट क्या है, पिप क्या है, कैलकुलेशंस उनकी नहीं पता होगा, ऑर्डर 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 प्लेसमेंट नहीं पता होगा आप लोगों को। तो वो भी मैं आपको उसके माध्यम से, मैं आपको बेसिक सीरीज एक होगी, 8-9 क्लासेस की सीरीज होगी, जो कि हम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट शायद हम चालू कर दें। तो हर मंडे को सेशन होगा, तो नए लोग उससे बेनिफिट ले पाएंगे कि एक्चुअली फॉरेक्स मार्केट है क्या। बेसिक्स उनको आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। इंडिकेटर सॉरी दोस्तों, इंडिकेटर को कैसे प्लॉट करना है, ठीक है ना। ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, क्या लॉट साइजेस हैं, क्या लेवरेज क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको इस वेबिनार के माध्यम से देंगे। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग एज पर दी प्रोटोकॉल, एज पर दी फॉर्मेट, पहले वीकली एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम लोग स्ट्रेटेजी पार्ट के ऊपर चलेंगे। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे बोलने की, ताकि आपको समझ में आ जाए। आई होप आपके सामने डॉलर इंडेक्स का चार्ट नजर आ गया है, ठीक है। राजेश सर, क्या लग रहा है डॉलर इंडेक्स के अंदर, वीक जाएगा या ऊपर जाएगा? या कोई भी अदर पार्टिसिपेंट्स अगर पार्टिसिपेट करना चाहे, तो सिर्फ राजेश सर नहीं बल्कि आप लोग भी बोल सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स का व्यू अपना बता सकते हैं। उससे क्या होगा कि सभी लोगों को सीखने को मिलेगा, और आप लॉजिक पता रहेगा कि आप किस लॉजिक के बेसिस पे ऐसा बोल रहे हो। तो मे भी हो सकता है कुछ नई चीज हमें सीखने को मिल जाए एक दूसरे से। यस सर। सर थोड़ा ऊपर जाने के बाद मतलब 104 से वो वापस आ सकता है, गिर सकता है, वहां तक हम उसका वेट करेंगे ठीक है, कि 103.947 का जो रेजिस्टेंस है उसको टच करने एक बार जाएगा। ठीक है। तो मैं ये समझूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड के अंदर एक पुल बैक आएगा, और उस जी पुल सर। बैक के अंदर यहाँ तक जाएगा, वहां से फिर ये शॉर्ट पोजीशन बनाएगा वापस। जी सर। ठीक है। तो ऐसा आप टेक्निकली कह रहे हैं, फंडामेंटली बोल रहे हैं आप? नहीं सर, टेक्निकली। अच्छा, टेक्निकली बोल रहे हैं सर आप, ठीक है। और कोई पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहेगा, बताना चाहेगा अपना व्यू? जिग्नेश मायावंशी जी, जिनको मैं जानता हूँ थोड़ा सर ये बहुत। यहाँ हम्म। से सेल के अंदर ही दिख रहा है। प्रीवियस जो हम्म। उसका जो लो है वहां तक थोड़ा सा आने की संभावना दिख रही है। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट कर दें तो काम हो सकता है कुछ, है? हाँ हाँ, तो प्रीवियस जो, ठीक है। हाँ। ठीक है, ठीक है। एनी अदर पार्टिसिपेंट? अच्छा, कोई फंडामेंटली बताएगा मेरे को वीक क्यों है डॉलर? फंडामेंटली क्या कहानी चल रही है? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द डॉलर वीकनेस? नो सर, फंडामेंटल नो आइडिया। देखो, फंडामेंटली जानना बहुत जरूरी है, चाहे हम एक स्कैल्पर हों तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जानना जरूरी है हम लोगों को। इसकी सारी कहानी, जैसे मैं आपको बताता हूँ हर बार, इसकी सारी कहानी किसके किसके ऊपर बेसिस पे है, बताओ मेरे को। किसके बेसिस पे चलता है? इंटरेस्ट रेट। यस सर, इंटरेस्ट रेट। और इंटरेस्ट रेट का किससे कनेक्शन है? इन्फ्लेशन के साथ। यस सर। अभी नवंबर दिसंबर में इनके इंटरेस्ट रेट बढ़ने थे, लेकिन सरकार ने मना कर दिया कि इंटरेस्ट रेट हम नहीं बढ़ा रहे, ठीक है ना। यस उसके सर। बाद भी अभी बात ये चल रही है कि 2024 के अंदर, मिड मंथ के अंदर, मिड मंथ यानी ये मान लो मई जून के अंदर इंटरेस्ट रेट को शायद डिक्रीज कर दें, ठीक है। इंटरेस्ट रेट को ये डिक्रीज कर दें, जिसकी वजह से फंडामेंटली क्या चल रहा है आपका, वीक हो रहा है। जिसकी वजह से फंडामेंटली वीक हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये स्टोरी को नहीं है, नई स्टोरी नहीं है दोस्तों। ये स्टोरी तब भी चल रही थी जब ये डॉलर इंडेक्स आपका यहाँ पे चल रहा था,
अब यहाँ पे क्यों नहीं तोड़ा इसको, यहाँ पे क्यों नहीं तोड़ा, यहाँ पे क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि ऑलरेडी वो डिस्काउंट हो चुका था। ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे है ट्रेजरी यील्ड्स, ट्रेजरी यील्ड्स, ठीक है ना। ट्रेजरी यील्ड्स बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स के यील्ड्स होते हैं कुछ, उस पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है। तो ये जब ऊपर रहते हैं, इसके जब ब्याज दर ऊपर रहते हैं, तो डॉलर आपका ऊपर रहता है, ठीक है। समझ में आया बात? तो अगर आपको डॉलर की मूवमेंट को ट्रैक करना है, तो आप ट्रेजरी यील्ड्स को ट्रैक करना चालू कर दो कि ये ऊपर है या नीचे। अगर ये ऊपर है तो डॉलर ऊपर रहेगा, और अगर ट्रेजरी यील्ड्स आपके नीचे आए तो डॉलर भी आपका नीचे आएगा। समझ में आ रहा है? हेलो ट्रेडर्स, समझ में आ रहा है आप लोगों को? द रिलेशन बिटवीन द डॉलर, द इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन? देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको ये इतनी नॉलेज आपको और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी, केवल बुलबेल एकेडमी पे आपको इतनी नॉलेज आपको दी जा रही है। इन्फ्लेशन क्या होता है आपको मैं कई बार समझा चुका हूँ। जिग्नेश मायावंशी सर, क्या होता है इन्फ्लेशन? महंगाई सर। महंगाई दर। तो बोलो सर, थोड़ा सपोर्ट करो, बोलो महंगाई दर। और महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है? वेरी गुड निकुंज जी। इंटरेस्ट रेट सर। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से क्या होता है? इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। सीधे सीधा एग्जाम्पल है, आज इंडिया के अंदर 10% का ब्याज देने लग जाए बैंक, आप शेयर बाजार में पैसा डालोगे, एफडी पे डालोगे? एफडी पे। एफडी पे डालेंगे। आपको लगता है यार सूखा सूखा 10% मिल रहा है हमें? कई बिजनेस का तो मार्जिन ही 10% होता है, ठीक है ना। तो वो कहेगा यार 10% मेरे को जब यहाँ मिल रहा है, या 20% मार्जिन भी होता है, तो वहाँ पे रिस्क तो है बिजनेस के अंदर, या तो रिस्क भी नहीं है। आदमी सोचता है एफडी में डाल दो 10%। तो जब 10% यहाँ पे होगा, तो केवल इंडिया के लोग पैसा नहीं लगाएंगे, इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, या यूरोपियन मार्केट्स के लोग हैं, या अमेरिकन मार्केट्स के लोग हैं, या जापानीज लोग हैं, वो सब इंडियन रुपये परचेज करेंगे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। चाहे वो डॉलर लेके आए, चाहे वो जापानीज येन लेके आए, लेकिन सबको क्या चाहिए? इंडियन रुपये चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इंडिया में उनको अगर इन्वेस्ट करना है तो इंडियन रुपये में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा उनको, ठीक है ना। तो इंडियन रुपये के अंदर ही उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए क्या होगा कि जब भी इंटरेस्ट रेट की आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी, तो आपका क्या होगा? डॉलर की वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। अभी डॉलर के लिए क्या चल रहा है? नेगेटिव चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट नहीं इंक्रीज होगा अभी, इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से डॉलर आपका अभी वीक है। डेली चार्ट पर आ जाते हैं हम लोग। फंडामेंटली समझ में आ गया? अच्छा, अब फंडामेंटली आपने समझ लिया। टेक्निकल लेवल्स पे आप देखो कि आपका ये लोअर हाई लोअर लो पैटर्न चल रहा है, लोअर हाई लोअर लो पैटर्न चल रहा है आपका डॉलर इंडेक्स के अंदर। अब कई बार क्या होता है कि जब ये करेक्टिव रैली जाती है, अभी करेक्टिव रैली चल रही है इस वक्त, ये हो सकता है इसको तोड़ेगा, बिल्कुल तोड़ेगा, क्योंकि इसका डाउनफॉल है, इसका डाउनफॉल है, इस लेवल को ब्रेक करेगा ये, ठीक है ना। अब लेकिन कब ब्रेक करेगा? हो सकता है पहले 104 चला जाए, हो सकता है पहले 105 आ जाए, उसके बाद ब्रेक करे। नोबडी नोस, कोई नहीं जानता है। तो ये जो रैली है आपकी 104 तक और 105 डॉलर तक ऊपर जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन फर्दर शॉर्ट तभी आएगा जब इसका लेवल ब्रेक होगा, जब ये लेवल ब्रेक होगा तभी शॉर्ट आएगा, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड वीक है, जैसे कि राजेश सर ने बोला, जिग्नेश सर ने बोला कि भाई ऊपर अगर जाता है डॉलर इंडेक्स, तो हमें शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ क्या है? वीक है। फॉर एग्जाम्पल इस चीज को समझो, यहाँ पे क्या हो रहा था। अब यहाँ पे ये चीज मैं अगर आप मुझसे पूछते कि डॉलर क्या लग रहा है, मैंने बोला वीक लग रहा है। जैसे मैंने बोला वीक लग रहा है, ऊपर भग गया। अब आप कहोगे सर किस बात के एनालिस्ट हैं, देखो ये तो ऊपर भग गया, अभी तो कह रहे थे सर वीक है तो तेज हो गया। अरे भाई, मेरा जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है ना, बड़ा पर्सपेक्टिव, वो बड़ा वीक है। मतलब मेरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, मेरा एक दो कैंडल का पर्सपेक्टिव नहीं है, आप समझो चीजों को।
मेरा एक दो कैंडल का पर्सपेक्टिव नहीं है, मेरा एक ब्रॉड एनालिसिस है। मेरा ब्रॉड एनालिसिस क्या बोलता है, वीक है। तो ये अगर ये आप यहाँ पर भी मेरे से पूछते हैं वीक है, तो मैं बोलता बिल्कुल ये यहाँ तक जा सकता है, इस वेव तक ये जा सकता है, लेकिन यहाँ से फिर नीचे आएगा। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ वीक है, और मेरे वीक बोलने के बाद इस वीक के अंदर ये $104 आ जाता है, तो ये मत सोचना कि सर की एनालिसिस पिट गई। नहीं, ये अभी भी वीक है, 104 पे भी वीक है, 105 पे भी वीक है। ये वापस नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी रखता है। और कब तक वीक है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, डेली चार्ट पे आ जाओ उसके लिए। देखो उसके लिए क्या करो आप, अगर अच्छा वाला अगर आप देखो स्विंग हाई, तो ये वाला है अच्छा वाला। अगर स्विंग हाई देखो बीच में, हालांकि ये भी है, लेकिन ये इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इसका जो पुल बैक है वो केवल 2 कैंडल का पुल बैक है, और इसका जो पुल बैक है वो 4-5 कैंडल का पुल बैक है। तो एक अच्छा स्विंग हाई बनने के लिए 4-5 कैंडल का पुल बैक होना जरूरी है। हालांकि ये भी आपका रेजिस्टेंस का काम करता है, लेकिन ये केवल 2 कैंडल का पुल बैक दिया है इसने, तो इसलिए मैं इसको स्विंग हाई कंसीडर नहीं कर रहा हूं। तो यानी जब तक इस कैंडल के हाई के ऊपर $106 के ऊपर ये वापस बंद नहीं हो जाता, तब तक कोई भी बाउंस बैक आता है डॉलर इंडेक्स के अंदर, वो आपका वीक है, ये यहाँ से नीचे ही गिरेगा आपका। हाँ, अगर 106 के ऊपर वापस बंद हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो ट्रेंड है ये खत्म है, इसमें डिस्क्रिप्शन आ गया, अब ये खत्म है, इसका नजरिया बदल गया है, अब ये ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। लेकिन जब तक $106 के ऊपर बंद नहीं होता कोई भी कैंडल, आपको डॉलर इंडेक्स केवल बेचना है, यूरो खरीदना है, जीबीपी खरीदनी है आपको, गोल्ड खरीदना है आपको। आपको याद होगा जून 2023 से मैं बोलता आ रहा हूँ कि मार्च 2024 से पहले पहले, जब मार्च 2024 तक आपका गोल्ड का ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, बोला था, याद है किसी को? यस सर। और एक बात और भी बोली थी, जो लोग नहीं समझ रहे हैं या नहीं अभी जिनको पता है, गोल्ड कितना चल रहा है अभी? 2073, 2073 चल रहा है, इसी के लगभग इसके आसपास चल रहा है। मेरे से लिखवा के ले लो, गोल्ड जाएगा $3200। अभी से प्रोडिक्शन कर रहा हूँ, हो सकता है 10 साल बाद जाए, 5 साल बाद जाए, 3 साल बाद, मेरे को नहीं पता टाइमिंग। गोल्ड को जाना है $3200। अपने बच्चों के लिए खरीद के रखना है, रख दो, इन्वेस्टमेंट करनी है करके रख दो, स्पॉट मार्केट में अपने इवन वाले प्लेटफॉर्म पे लेना है लेके रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। $3200 जाएगा गोल्ड। गोल्ड बेचने वाली चीज है ही नहीं, क्योंकि गोल्ड के पीछे अभी फंडामेंटली बहुत सारी कहानियां चल रही हैं। खाली एक ही कहानी नहीं है कि ये स्केर्स कमोडिटी है, सेफ हेवन एसेट है, नहीं। इंटरनेशनल पेमेंट बैंकिंग सिस्टम के ऊपर भी कुछ ऐसी बात चल रही है जहाँ पे कई कंट्रीज गोल्ड को एज ए सब्सटीट्यूट यूज कर रही हैं। आप समझो गोल्ड की बहुत भयंकर डिमांड आने वाली है, $3200 जाएगा गोल्ड, ठीक है ना? तो ये मत सोचो गोल्ड 1400 आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ 1400 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी कह रहा हूँ 3200 जाएगा ये, इसको लिख के रख लो अपने पास। और मार्च 2024 से पहले बिटकॉइन बोला है मैंने, बिटकॉइन भी ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा आपका, ठीक है ना? चलो, अच्छा एक चीज और बताता हूँ गाइस, अपने माइक को प्लीज बंद रखिएगा, डबल डबल माइक चल रहा है। कई बार क्या होता है शेयर बाजार में, इक्विटी मार्केट जिसको हम बोलते हैं, इंडियन इक्विटी मार्केट, और इसका गोल्ड का ना नेगेटिव कोरिलेशन होता है कई बार, कि इक्विटी मार्केट ऊपर तो गोल्ड नीचे। अभी आप देखोगे सब जगह पॉजिटिव कोरिलेशन है, इक्विटी मार्केट भी ऊपर, गोल्ड मार्केट भी ऊपर, इनफैक्ट रियल एस्टेट मार्केट बताता हूँ वो भी ऊपर है। मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया की मेरे को नहीं पता है, मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी भी ऊपर है। जनरली होता है क्या, जब शेयर बाजार नीचे होता है तो प्रॉपर्टी बाजार तेज होता है, ठीक है ना? और जब प्रॉपर्टी बाजार तेज होता है तो शेयर बाजार नीचे होता है। लेकिन अभी क्या, प्रॉपर्टी का बाजार भी ऊपर है, इक्विटी का बाजार भी ऊपर है, गोल्ड का बाजार भी ऊपर है। तो ऐसा कोरिलेशन महासंगम कभी कभार देखने को मिलता है, तो मिस मत करो रैली। तो ये डॉलर इंडेक्स हो गया, तो गोल्ड के ऊपर भी आएंगे धीरे धीरे हम लोग। अब आते हैं यूरो यूएसडी। देखो अभी पुल बैक लग रहा है डॉलर डॉलर इंडेक्स के अंदर थोड़ा सा पुल बैक नजर आ रहा है, पुल बैक नजर आ रहा है डॉलर डॉलर इंडेक्स के अंदर। तो ये भी थोड़ा सा नीचे गिरेगा, लेकिन ये कब तक वीक नहीं है। वैसे तो ये वाला स्विंग लो है, जब तक इस स्विंग लो के नीचे बंद नहीं होता, तो कोई भी डिप आता है इसके अंदर, इसको बाइंग ही करके चलना है यूरो को। हालांकि मैं थोड़ा सा मैं अपने टारगेट से डामाडोल हो गया था, क्योंकि जब मैंने जून के अंदर
गोल्ड के लिए बोला था कि ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, तो मैंने एक और वर्ड यूज किया था कि यूरो यूएसडी, यूरो आपका 1500 हो जाएगा और जीबीपी आपका 3200 हो जाएगा। तो ये मेरे टारगेट्स थे। तो अभी आपके सामने ही है, यूरो 800 कुछ चल रहा है। ये नीचे इतना आ गया था, इतनी मेरे को उम्मीद नहीं थी, नहीं तो मेरे को लगा था कि 900 के नीचे नहीं जाएगा ये। और ये नीचे आपके सामने 448 का लो लगा के आया है। तो ये था कि यहीं से ये 1500 हो जाएगा। लेकिन खैर वो टारगेट थे मार्च 2024 से पहले के, और अभी भी मेरी टारगेट इंटैक्ट है। लेकिन जिस हिसाब से यूरो नीचे गिरा है तो थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस हिल रहा है कि यार पता नहीं 1500 तक जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है चला जाए। तो टारगेट मेरा अभी साइकिल एनालिसिस के टारगेट मेरे भी अभी 1500 के हैं, 3200 के जीबीपी यूएसडी के हैं, बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई के बता दिए, गोल्ड का कम हो गया है। ठीक है, यूरो यूएसडी अभी इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट है वो 800 लेवल का है, 800 लेवल का है। ये लेवल ब्रेक होते ही, जैसे ही 800 का लेवल ब्रेक होता है यूरो यूएसडी का दोस्तों, ये नीचे आपका 700 को अप्रोच करेगा 101%। 800 का लेवल ब्रेक होती है 700 को अप्रोच करेगा, और ये वो लेवल है जहां पे डिमांड एंड सप्लाई इम्बैलेंस हो जाएंगी, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई इम्बैलेंस हो जाएंगी। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सप्लाई हैवी है, डिमांड कम है, और ये वो लेवल होगा जहां पे डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस होगी, यहाँ पे आपको बाय करना है। ये वो लेवल है जहां पे आप इसको बाय करोगे, पोजिशनल बेसिस के लिए बता रहा हूं मैं आपको, पोजिशनल बेसिस के लिए 700 के आसपास आ जाता है तो वहां पे आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 650 का 1.0650 का एसएल डालना, 50 पिप का एसएल डालना, 100 150 200 पिप के लिए बैठे रहना आराम से, जबरदस्त प्रॉफिट देगा। बस एक बार आपको इस रेंज के अंदर इसको लेकर आ जाओ आप, यहाँ से डेफिनेटली बाउंस बैक मारेगा ये। छोटा सा बाउंस बैक अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। 862 चल रहा है, अगर आपको लग रहा है डॉलर इंडेक्स कहीं पर भी वीकनेस दिखाता है तो आप इसको बाय करो यूरो यूएसडी को। 800 का एसएल रहेगा, टारगेट वापस ऊपर 1100 तक के मेरे टारगेट इंटैक्ट है। एक ट्रेड आप अभी भी ले सकते हो, 862 863 चल रहा है, अभी ले लो। स्टॉप लॉस डालो 1.0800 का, टारगेट डाल दो 1100 का, बैठे रहो मस्त आराम से। और थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस ले सकते हो तो और भी बढ़िया है, क्योंकि 1100 ये अचीव करके रहेगा। मैं कह रहा हूँ नहीं जाएगा कोई बात नहीं, 1075 जाएगा, 1070 जाएगा, वहां पे बुक कर लेना, लेकिन इतना बड़ा मूवमेंट दे रहा हूँ मैं आपको, ये जाएगा। इसको लिख के रख लो आप आराम से, ये सिर्फ एक करेक्टिव वेव है। अब ये करेक्टिव वेव यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, या इस लेवल को टच करने के बाद यहां से भी ऊपर जा सकता है, जानो ऊपर है इसको। सेम जीबीपी यूएसडी की कहानी बहुत स्ट्रांग है। जीबीपी यूएसडी अभी आपका इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है, इस जोन पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ओवरऑल इसको 2800 2857 तक जाना चाहिए। लेकिन यस, अभी जो जीबीपी यूएसडी की कहानी हो रही है इस जोन के अंदर, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो ये नीचे 2400 भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और 2400 मैं बता रहा हूँ बहुत बढ़िया लेवल होगा बाइंग का, अगर ये 2400 आपको मिल जाता है, बहुत ही जबरदस्त लेवल होगा दोस्त बाइंग का। जीबीपी जेपीवाई बताता हूँ सर अभी। ठीक है ना, अगर ये 2400 आ जाए तो उसको बाय करके चलो। शॉर्ट टर्म के अंदर मंदी अगर खेलनी है तो यहीं पर ही आप शॉर्ट कर सकते हो, एक यहीं पर ही आप शॉर्ट कर सकते हो। ये जो ऑल टाइम अभी जो हाई लगाया रिसेंट में पिछले 3-4 दिन के अंदर, ये हाई आपका एसएल का काम करेगा, ये हाई एसएल का काम करेगा। अभी एक शॉर्ट पोजीशन आप क्रिएट कर लो उसके अंदर, नीचे ये 2500 और 2400 तक आराम से गिरेगा, अभी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लो आप इसके अंदर। जीबीपी जेपीवाई जिसके अंदर हिम्मत है शॉर्ट पोजीशन बना लो अभी। ये स्टॉप लॉस 187.50 का स्टॉप लॉस है, टारगेट नीचे 184.50 है अभी, टारगेट बहुत नजदीक है, स्टॉप लॉस बड़ा है, तो उस समय से सोच समझ के लेना। ऊपर भगे तभी शॉर्ट करना, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऊपर थोड़ा आता है तभी शॉर्ट पोजीशन बनाओ। ये नीचे आपका 184.50 तक नीचे आ सकता है। ठीक है ना, एयूडी यूएसडी बहुत टाइम से आपको बोल रहा था तेजी है तेजी है, तेजी खेलो एयूडी यूएसडी के अंदर। 6280 के लेवल से ध्यान है वाला लेवल,
इस लेवल से मैं आपको रिकमेंड कर रहा था 66-70 जाएगा, 66-70 जाएगा। कितने दिन हो गए, अब जिसने पोजिशनल ट्रेड बनाई होगी उसको 100-200 पिप का प्रॉफिट आराम से हुआ होगा। ये ऊपर है, इसको इस जोन के आसपास, ये मैं लेवल बता देता हूँ आपको। ये लेवल है 6732, लिख लो लेवल 6732 पे आपको शॉर्ट मारना है। 6860 का स्टॉप लॉस रखना है आपको, लंबा स्टॉप लॉस है। और टारगेट नीचे 6500 तक के टारगेट आपको लेके चलने हैं, 6500 तक के टारगेट आपको लेके चलने हैं। 6732 के आसपास शॉर्ट करना है। 6860 का एसएल रखना है क्लोजिंग बेसिस पे। 6500 तक का टारगेट लेके चलना है, बिट डाल के छोड़ दो, अगले वीक रिव्यू कर लेना है इसको आप। ठीक है। गोल्ड, अच्छा एक बात देखिए आपने, जब भी ये नया हाई बनाता है तो हमेशा इस टाइप का कैंडल बनाता है। जब भी ये नया हाई बनाता है, जब 2075-80 को तोड़ा तभी भी ऐसा कैंडल बनाया है इसने, अभी भी नया हाई बनाया तो ऐसा कैंडल बनाया है इसने। अच्छा क्यों गोल्ड भगा, क्यों राजेश सर, समझ में नहीं आई मेरे को बात, गोल्ड भगा क्यों? सर सेफ हेवन के हिसाब से भग रहा है, ऐसा कैसे मुझे सेफ लगता है। हेवन, कहाँ क्या दिक्कत आ गई कहाँ पर? ये डॉलर वीक है ना, तो इसलिए। ठीक है चलो, और कोई? जिग्नेश मायावंशी सर? नहीं सर, अभी ध्यान नहीं है उसके अंदर। ध्यान नहीं है, ठीक है। यूरो नल यूएसडी भी चल रहा है अभी। ठीक है। नलिन पटेल जी, कोई भी क्वेरी सर आप कर चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें आप। और कोई? हिरेन भाई? हितेश जी? हिरेन चौहान जी? तो ये इजराइल का युद्ध वापस चालू हुआ ना, इसकी वजह से शायद हो सकता है। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया, तो सबने FOMO बाइंग। जी बहुत बढ़िया रीजन दिया। किसी ने इसराइल का बोला, किसी ने यूएसडी वीक बोला, सबके रीजन वैलिड है। ठीक है ना। एक रीजन जो मेरे को समझ में आता है कि अभी चाइना के अंदर जैसे कोविड-19 हुआ था, वैसे ही चाइना के अंदर एक और बीमारी सुनने में आई है मेरे, कोई नई बीमारी पैदा हुई है वहाँ पे, रेस्पिरेटरी इलनेस, एक अच्छा एक बीमारी पैदा हुई है वहाँ पे, तो सुना है आपने इस बारे में? यस। है ना, चाइना में कुछ बीमारी का सुनने में आया है मेरे को, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था आज ही, उसमें लिखा था गोल्ड के बारे में कि कोविड-19 जैसा कोई बीमारी है जो मतलब बहुत जल्दी मतलब अदर कंट्रीज में भी फैल सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है ना, तो उसके डर के चक्कर में फियर इंडेक्स, इसको एक चीज होती है नाम की फियर इंडेक्स नाम की। तो ग्लोबली क्या होता है कि जब ऐसी चीजें हिस्ट्री में हो चुकी होती हैं, तो हम लोग जो इंसान है ना बहुत डर जाते हैं, हम लोग सतर्क हो जाते हैं। और ये जो हमसे ज्यादा जो डरते हैं वो गोरे लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, बहुत डरते हैं ये लोग। तो इनको लगा कि यार ये चाइना कुछ ना कुछ बदमाशी कर देगा, फिर से इन्होंने कोई ना कोई नया बीमारी, बच्चों की निमोनिया है कौन सा निकाल दिया इन्होंने, तो ये वापस से पूरे वर्ल्ड में फैलेगी। तो उसके चक्कर में इन्होंने एकदम से ये इस एकदम से इन्वेस्टमेंट चालू हो गई है इसमें, गोल्ड के अंदर। एकदम से इसलिए ब्रेकआउट आया है गोल्ड के अंदर, कि अगर कोविड जैसी स्थिति वापस आ गई, तो इसलिए पहले ही उस एक्शन को समझते हुए इन्होंने पहले ही एक्शन ले लिया, पहले गोल्ड के अंदर तेजी बना ली इन्होंने। ठीक है ना, इसलिए इतनी भयंकर तेजी आज आपको देखने को मिली है इसके अंदर। लेकिन मार्केट ने संभाला और ऊपर से बहुत अच्छा फॉल भी दिया है ओवरऑल। अभी आपका जो रेजिस्टेंस है 2080 का रेजिस्टेंस है, 2080 के ऊपर वापस अगर ट्रेड होता है तो नेक्स्ट टारगेट वापस ये 2110 तक जाएगा ही। 2080 के ऊपर अगर ट्रेड नहीं होता है तो नीचे ये वापस 2050 तक टेस्ट करने नीचे आ सकता है। ठीक है ना। अभी गोल्ड से अगर आप चाहें तो थोड़ा दूर रहें, और ट्रेड लेना चाहें तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो मेरी अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, 2073 पे मैंने किसी को रिकमेंड किया था कि शॉर्ट पोजीशन बना लो उसके अंदर, और स्टॉप लॉस ये वाला है 2090 कुछ का ये है। लेकिन इसमें आज स्टॉप लॉस कोई मायने रखता नहीं है, जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है स्टॉप लॉस से कोई सा भी हिट कर सकती है, 2120 भी जाके ये नीचे आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपने रिस्क के ऊपर बात है। तो गोल्ड अब मेरे हिसाब से 2050 2040 को टच करेगा, और 2040 के बाद ये 2015 तक नीचे आने को रेडी बैठा हुआ है। एक बार ये 2015 तक अब नीचे आएगा। ठीक है, समझिए बात को। इतना क्लियर कट एनालिसिस, इतना कट थ्रोट एनालिसिस आपको इंडिया में कहीं पर भी
इन वर्ल्ड में भी देखने को नहीं मिलेगा। अपना मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, 2015 के लिए आप रेडी हो जाओ, 2015 ही आके रहेगा ये। ठीक है, अब ये भी मेरा एक शॉर्ट टर्म साइकिल एनालिसिस है, तो देखते हैं होता नहीं होता। 2015 आएगा, उसको शॉर्ट मार लो उसको आप आराम से। और कोई और कोई करेंसी पेयर पे एनालिसिस? देखो बिटकॉइन भी हो गया 41,790, ये भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। जिसने नहीं खरीदा है खरीद लो, अभी भी मौका है। या 40,000 पे बिल लगाओ तो एक बार डिप जरूर मारेगा ये, तो उठा लेना इसको। एनी अदर क्वेरीज? चलो दोस्तों, दिस वेबिनार इज कंडक्टेड बाय बुलबेल एकेडमी। तो जो लोग नए हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई बुलबेल एकेडमी के द्वारा आपको ये वेबिनार, इतना नॉलेजेबल वेबिनार आपको मिल रहा है। और आप उनकी वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं, बुलबेल एकेडमी की कोर्स कंटेंट्स वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एडवांस कोर्सेज के बारे में आप चेकआउट कर सकते हैं। मनु जी मैं बता देता हूँ, USDCHF। हाँ, तो USDCHF पता नहीं मेरे को तेज लग रहा है। ये जो पैटर्न बनाया ना, ये पैटर्न, और यहाँ पे जो ये पैटर्न बना रहा है, मेरे को तो पता नहीं स्ट्रांग लग रहा है। मेरे को लग रहा है यहाँ से इसको ब्रेकआउट होके ये 8850 तक इसको जाना चाहिए। 8850 तक इसको जाना चाहिए, मेरे को ये तेज लग रहा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ब्रेकआउट आ जाए 8765 का ही। लेकिन यहाँ से भी बाय करने में कोई बुराई नहीं है। ये स्टॉप लॉस यहाँ पास में ही है आपके, यहाँ पे बाय करो, 8850 को टारगेट लेके चलो। USD JPY, USD JPY में सर कुछ मैं अभी रिकमेंडेशन एसेस नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आप कुछ टाइम पहले पूछते तो मैं बोलता वीक है। ठीक है ना, अभी भी स्ट्रक्चर इसका वीक है। लेकिन मेरे को अभी इसमें नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये बियॉन्ड द टेक्निकल चल रहा है। एकदम से ऊपर भग जाता है, नए हाइज बना देता है, फिर आ जाता है नीचे। वैसे स्ट्रक्चर वीक है। यहाँ पे देखो डबल टॉप बनाया है इसने, नेकलाइन भी इसकी ब्रेक कर दी है। यहाँ पे कोई भी रिटेस्ट मारता है तो शॉर्ट करना चाहिए। नीचे गिरने के लिए रेडी है। 142 तक कोई भी एज सच स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, 140 तक इसका। ठीक है ना, 144 पे ये सपोर्ट है 144 पे, लेकिन ये वीक है। टेक्निकली मैं बात कर दूं, सब कुछ भूल जाऊं एक सेकंड के लिए, तो मेरे लिए वीक है, ठोकना चाहिए इसको। ठीक है ना सर, बिल्कुल ठोको उसको आप। दोस्तों हम चलते हैं स्ट्रेटेजी पार्ट की तरफ, जिसका आप सब लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। लास्ट वीक हमने आपको एक सीरीज स्टार्ट की थी वॉलेटिलिटी के ऊपर, एक सीरीज स्टार्ट की थी वॉलेटिलिटी के ऊपर, जिसमें हमने आपको बताया था ATR इंडिकेटर के बारे में। किसके बारे में बताया था? ATR, एवरेज टू रेंज। इसी का ही एक भाई है जिसका नाम है बॉलिंजर बैंड। क्या नाम है? बॉलिंजर बैंड्स। तो बॉलिंजर बैंड भी आपका क्या बताता है? बॉलिंजर बैंड भी आपका वॉलेटिलिटी के बारे में बताता है। तो आइए थोड़ा सा उसके ऊपर अध्ययन करते हैं कि क्या है बॉलिंजर बैंड्स और कैसे हमें बेनिफिट मिलेगा इस चीज से। मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर हो ऑलरेडी हो रखी है, मेरा आर्टिकल आपके सामने आ गया है। बॉलिंजर बैंड एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो डेवलप किया है जॉन बॉलिंजर साहब ने, और ये मेजर करता है मार्केट की वॉलेटिलिटी। क्या मेजर करता है? मार्केट की वॉलेटिलिटी। देखो दोस्तों, दो वर्ड हम टेक्निकल यूज करते हैं जब हम वॉलेटिलिटी के बारे में बात करते हैं। वॉलेटिलिटी का अगर मैं हिंदी अनुवाद करूं, तो वॉलेटिलिटी का मतलब है उठक पटक। क्या मतलब है? उठक पटक। कि बहुत ज्यादा उठक पटक है, तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है बाजार। तो हम दो वर्ड यूज करते हैं, आप लिख लेना। एक्सपेंशन इन वॉलेटिलिटी, एक्सपेंशन इन वॉलेटिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉलेटिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉलेटिलिटी। दो वर्ड यूज करते हैं हम, एक्सपेंशन इन वॉलेटिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉलेटिलिटी। एक्सपेंशन मतलब जब बहुत ज्यादा उठक पटक बढ़ गई हो बाजार के अंदर, तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई बहुत ज्यादा उठक पटक हो रही है बाजार के अंदर, या
किस डायरेक्शन में बाजार जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन इन वॉलेटिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉलेटिलिटी का मतलब होता है जब वॉलेटिलिटी आपकी सिकुड़ गई हो, जब उठक पुटक यानी बाजार में नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा है, बाजार में छोटे से रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है, डेट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन वॉलेटिलिटी, डेट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन वॉलेटिलिटी। जैसे कि आप देख रहे हैं बॉलिंजर बैंड, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है कि दो तरह के बैंड होते हैं, एक अपर बैंड होता है, एक लोअर बैंड होता है। अब इन दोनों बैंड के बीच का गैप अगर कम है, इन दोनों बैंड के बीच का गैप अगर कम है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन वॉलेटिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉलेटिलिटी। कॉन्ट्रैक्शन इन वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है कि दोनों बैंड के बीच का अगर गैप कम है तो उसका मतलब बाजार एक रेंज के अंदर चल रहा है, बाजार एक रेंज के अंदर चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप देखोगे बैंड के बीच का डिफरेंस बढ़ता गया, बैंड के बीच का डिफरेंस बढ़ता गया, तो क्या हुआ, प्राइजेस एक तरफ डायरेक्शन में चलते गए। इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, बाजार में क्या है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। इसको लगाना कैसे है, आपको इंडिकेटर में जाना है, इंडिकेटर पे आपको लिखना है बॉलिंजर, और यहाँ पे है बैंड। जैसे आप बॉलिंजर बैंड पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको तीन तरह के बैंड नजर आएंगे, यहाँ पे आपको तीन तरह के बैंड नजर आएंगे। इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। अभी तीन बैंड क्या है, देखो, एक है आपका अपर बैंड, मिडिल बैंड, लोअर बैंड। जो मिडिल लाइन होती है इंडिकेटर की, वो है आपका 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पे जो आपको लाइन दिख रही है, यहाँ पे जो लाइन दिख रही है, ये आपकी 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज है, ये वाली, ये सब आपकी 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज है। अब ये क्या बता रहा है, देखो वॉलेटिलिटी होती है उठक पटक। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, जैसे कि एक वर्ड यूज होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जनरली हम जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के मैट्रिक्स बनाते हैं ना, तो उसमें ये वर्ड यूज होता है। म्यूचुअल फंड की कभी आप फैक्ट शीट खोलोगे, उसके अंदर वर्ड यूज होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब क्या है, मैं आपको देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान के चलो दो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो ए, पोर्टफोलियो बी, ठीक है। एक का रिटर्न है 40% का, एक का रिटर्न है 60% का, ये रिटर्न हो गया इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। ए का स्टैंडर्ड डेविएशन है 10%, बी का स्टैंडर्ड डेविएशन है 15%। फिर समझा रहा हूं, ये पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो मतलब आपने किसी को फंड दिया मैनेज करने के लिए, उसने दो बंदों को, अलग अलग बंदे को दिया, एक बंदे ने रिटर्न निकाला 40% का, एक बंदे ने रिटर्न निकाला 60% का। अलग अलग पोर्टफोलियो बनाए, उसमें अलग अलग स्टॉक्स रखे, अलग अलग पोजीशंस बनाई, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस ए पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन है 10%, बी का है 15%। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जा रहा हूँ, कि आपका जो अगले साल रिटर्न है या तो 10% प्लस आएगा, यानी ए पोर्टफोलियो के अंदर, यानी 50% हो जाएगा, या -10%, यानी आपका जो पोर्टफोलियो है वो 10% से ज्यादा वॉलेटाइल है। यानी 10% या तो एक्स्ट्रा रिटर्न भी आ सकता है आपका, और 10% रिटर्न कम भी आ सकता है आपका। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बता रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन उस पोर्टफोलियो में होने वाली वॉलेटिलिटी को बता रहा है। समझ गए बात को। ऐसे ही बी पोर्टफोलियो पे आ जाओ आप। 15% का स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है कि या तो आपका रिटर्न कितना आएगा, 75% आएगा, यानी 15% बढ़कर आएगा, या 15% घट के आएगा। 15% का डेविएशन यानी 15% का फर्क आपको अपने पोर्टफोलियो में मिल सकता है अगले साल। डेट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ में आया स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब। बहुत अंदर की चीज बता रहा हूँ, बहुत ज्ञान वाली चीजें बता रहा हूँ आपको। कोई भी ये 1 लाख रुपए लेके भी नहीं समझाएगा सिखाएगा, जो आपको यहाँ पे बुलबुल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, ठीक है ना। इतने मैट्रिक्स आपको कोई भी, वो उनको नॉलेज ही नहीं है फॉरेक्स वालों को स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। वो तो बेसिक यूट्यूब से पढ़ के आपको बता देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, किसी को पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ।
कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक तरह का मीन होता है, एक तरह का एवरेज होता है कि भाई इतना परसेंटेज ऊपर या इतना परसेंटेज नीचे रिटर्न आ सकता है। तो सेम वे में जो बॉलिंजर बैंड है, तो बॉलिंजर बैंड की जो लाइन है बीच वाली, ये 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज है। अब जो जॉन बॉलिंजर साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि प्राइजेस हमेशा या तो 2% ऊपर रहेगा इसके, या 2% नीचे रहेगा इसके। तो 2% ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी, 2% नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दी। किसके 2%? इस 20 पीरियड की मूविंग एवरेज की जो भी वैल्यू निकलेगी, उसका 2% निकालेंगे ऊपर, 2% नीचे। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, देखो अब इसको थोड़ा सा किसी और तरीके से समझते हैं। मैं 3 बॉक्सेस बना रहा हूं बड़े बड़े, मैं 3 बॉक्सेस बना रहा हूं बड़े बड़े। 3, 2, 1। अब मान के चलो ये आपकी बालकनी है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आप खड़े हो, या सेकंड फ्लोर पे खड़े हो, या फोर्थ फ्लोर पे खड़े हो, वॉट एवर, बहुत दूर है मतलब आपकी बालकनी। और मैंने आपकी बालकनी के अंदर बहुत सारे बॉल्स भर दिए, प्लास्टिक के बॉल्स भर दिए। अब मेरे को बताओ, जब आप ऊपर से बॉल फेंकोगे तो बॉल हवा में उड़ती हुई जाएगी। तो सबसे ज्यादा बॉल किस बॉक्स में गिरनी चाहिए? आई नीड दी आंसर्स इन दी चैट बॉक्स। सबसे ज्यादा बॉल किस बॉक्स में गिरनी चाहिए? ऊपर बालकनी है, बालकनी के अंदर मैंने बहुत सारी प्लास्टिक बॉल्स कर दी और 3 बॉक्सेस लगा दिए नीचे। एक सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। अगर मैं ऊपर से बॉल फेंक रहा हूं, हवा में उड़ती जा रही है, कोई इधर भग रही है, कोई उधर भग रही है, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है कि बॉल किस बॉक्स के अंदर जाके गिरेगी? नरेंद्र जी ने बोला है 1, शिवानी मैडम ने बोला है 3, और कोई एनी अदर? कम ऑन गाइस, बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है। राजेश सर ने बोला है 3, वीएम सर ने बोला है 2, जिग्नेश सर ने बोला है 1, जिगर जी ने 2। नहीं, सबसे ज्यादा जो बॉल गिरेगी वो 3 नंबर के उसमें खाने में गिरेगी। क्यों? इसका दायरा बड़ा है। अगर मान के चलो बॉल ऊपर से उछलती हुई इधर उधर इधर उधर इधर उधर आकर आ रही गिर रही है, तो कहीं ना कहीं तो गिरेगी, चाहे एक में गिरे, 2 में गिरे, लेकिन सबसे ज्यादा बॉल इसी के अंदर गिरेंगी। वो हमें इस चार्ट से क्लियर हो जाएगा। पहले बॉक्स में गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? केवल 68%। पहले बॉक्स के अंदर गिरने की प्रोबेबिलिटी 68%। दूसरे बॉक्स में गिरने की प्रोबेबिलिटी 95%। जिन्होंने दूसरा बोला वो बहुत सही बोला। लेकिन तीसरे बॉक्स में गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 99.7%। ठीक है ना? इसको देख लेते हैं। तो ऐसे ही बॉलिंजर बैंड ने सभी इंडिकेटर जब बनाया, तो उन्होंने बोला कि भाई प्राइस, देखो इस सेटिंग में जाते हैं, इनपुट में जाते हैं। तो 20 पीरियड का तो आपको सिंपल मूविंग एवरेज हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया आपका 2 पीरियड का। 2 पीरियड का मतलब क्या है कि 20 पीरियड की जो मूविंग एवरेज है, उससे 2% ऊपर या 2% नीचे। तो वो ये कहते हैं कि जो प्राइजेस हैं इसी बैंड में रहेंगे, या तो 2% के ऊपर रहेंगे या 2% के नीचे रहेंगे, प्राइजेस वापस अंदर आ जाएंगे। ऐसा बॉलिंजर बैंड साहब का मानना था। तो अब इसको मैं पहले 2 घंटे पहले लेके आता हूँ। ये देखो, अब वो कहते हैं कि जब भी प्राइजेस लोअर बैंड को टच करेगा, तो प्राइजेस वापस अपर बैंड में आएगा। प्राइजेस जब भी अपर बैंड को टच करेगा, लोअर बैंड के अंदर वापस घुसेगा। ये देखो वापस आ रहा है, यहाँ पे देखो ये वापस आ रहा है नीचे। ठीक है ना? यहाँ पे देखो अपर बैंड में गया, वापस नीचे आ रहा है। तो उनका मानना था कि प्राइस इसी रेंज में रहेंगे। तो इसको अगर मैं 3 कर दूं तो अब देखो क्या हुआ। जितने भी यहाँ पे बाहर निकल रहे थे, एक भी कैंडल बाहर नहीं निकल रहा। कुछ एक को छोड़कर, एक या दो को छोड़कर मैक्सिमम कैंडल अंदर हो गए इसी बैंड के अंदर। तो ये जो बैंड्स हैं आपके वॉलेटिलिटी को दर्शाते हैं। किसको बताते हैं? वॉलेटिलिटी को बताते हैं। तो इसको मैं वापस 2 पे लेकर आ रहा हूं। अब कैसे बताते हैं वॉलेटिलिटी को, उसको समझते हैं। मैं कोई ऐसा पेयर लेना चाहता हूं जिसमें बाजार बिल्कुल रेंज बाउंड हो। जैसे मान के चलो यहाँ,
एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देखोगे दोनों बैंड के बीच का डिफरेंस कम हो गया। इसका मतलब क्या है? ये साइडवेज मार्केट है। क्या है? साइडवेज। लेकिन जैसे ही बैंड के बीच का गैप बढ़ा तो क्या हो गया? हाईली वॉलेटाइल हो गया। देखो ये डायरेक्शन नहीं बता रहा है, अभी मैं डायरेक्शन तक पहुंचा ही नहीं, मैं सिर्फ आपको वॉलेटिलिटी ही समझा रहा हूं अभी तक। मैं सिर्फ आपको अभी वॉलेटिलिटी ही समझा रहा हूं कि वॉलेटिलिटी जब इतने बड़े बैंड्स आप देख लो तो समझ जाओ कि भाई ये जो करेंसी पेयर है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला है, बहुत ज्यादा उठक पटक करने वाला है, तो इसमें सावधान हो जाओ। ठीक है ना? ऐसे गोल्ड क्या होगा? ये देखो यहाँ बैंड कैसे चल रहे थे, छोटे बैंड चल रहे थे, सिकुड़ रहे थे बैंड, बैंड के बीच का गैप कम हो गया था। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट मिला ऊपर की तरफ, सीधी मूवमेंट, सीधी मूवमेंट, भाग गया ऊपर। तो ये आपका बेसिकली बॉलिंजर बैंड अब देखो बॉलिंजर बैंड बहुत छोटी सी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। जब कभी आप हमारे सुपर एडवांस क्लासेस में ज्वाइन करेंगे, मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस बताऊंगा कि किस किस तरीके से इसमें जो हम चार्ट पैटर्न्स पढ़ते थे ना, वो चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन भी हम इसके अंदर देख सकते हैं, मूविंग एवरेज के साथ इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना? और भी अदर इंडिकेटर के साथ इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसका कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि भाई मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर इसको मैं कॉम्बिनेशन करके चलूं तो क्या क्या स्ट्रेटेजीज इसके अंदर बन सकती हैं। तो पहले मैं स्ट्रेटेजीज की बात करूंगा मैं आप लोगों से। मैं पहले गोल्ड के ऊपर ही दिखा देता हूँ, 5 मिनट के चार्ट के अंदर ही आपको मैं बैक टेस्ट करा देता हूँ। आपको बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर लगाना है और आपको उसकी सेटिंग में 100 की लेंथ रखनी है, 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन करना है। 100 की लेंथ रखनी है। 100 की लेंथ का मतलब कि हम जो बॉलिंजर बैंड देख रहे हैं वो हम पिछले 100 कैंडल के ऊपर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यानी 20 पीरियड का जो मूविंग एवरेज था उसको मैंने 100 कर दिया है, बस सिंपल सा ध्यान रखो आप। जो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज था उसको मैंने 100 कर दिया है लेंथ को, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कर दी है? 2 कर दी है। ओके। अब मैं मूविंग एवरेज के ऊपर जाऊंगा। मूविंग एवरेज कितने का लेना है? 1000 पीरियड का। कितने का लेना है? 1000 पीरियड का। जितने भी गोल्ड लवर्स हैं, बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। आप कहते हो ना कि आप देखो हमेशा दिक्कत कहाँ होती है, आप हमेशा गलत डायरेक्शन में बैठे रहते हो। आप हमेशा गलत डायरेक्शन में बैठे रहते हो। गोल्ड भग रहा है, आप कहते हो शॉर्ट कर दो। क्यों कर दो भैया शॉर्ट? क्यों कर दो? क्यों? सर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, हम पैसे बना लेंगे। नीचे नहीं आया तो? अब मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने गोल्ड 2070, 2080, 2090 पे शॉर्ट कर रखा है, उनकी लंका लग गई आज। ट्रेंड के अगेंस्ट में क्यों ट्रेड करना है? ट्रेंड के अगेंस्ट में क्यों ट्रेड करना है दोस्त? जब इंडिकेटर हमारा बोल रहा है बाय है, सब कुछ है, तो शॉर्ट करना क्यों है? सिर्फ 2-4 पॉइंट के लिए कि ऊपर गया वहां से 5-7 पॉइंट नीचे आ जाएगा, कवर कर लेंगे, काम हो जाएगा। बाय कर लो ना। अगर आपको पता है ट्रेंड ऊपर का है तो बाय करके चलो, ऊपर भगेगा वो। अगेंस्ट दी ट्रेंड ट्रेड क्यों करना है? देखो मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ, ज्यादा पुराना बैक टेस्ट डेटा लेके बोर नहीं करूंगा मैं आप लोगों को। तो करना क्या है, ये जो ब्लैक कलर की ये आपकी मूविंग एवरेज है, क्लियर है? ये ब्लैक कलर की क्या है? आपकी मूविंग एवरेज है। जैसे ही अपर बैंड ने आपके मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और लोअर बैंड ने आपके इस वाले मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, देखो होता क्या है, ये आपका 1000 पीरियड की मूविंग एवरेज है। पहले अपर बैंड ब्रेक करेगा, फिर लोअर बैंड ब्रेक करेगा। इस रेंज से इस रेंज के बीच में कुछ ना कुछ तो हाई लगा होगा चार्ट में। ये हाई लगा है। इस रेंज से और इस रेंज के बीच में कौन सा हाई लगा है? ये हाई लगा है। अब आपको को सर इतना ऊपर जाके मैं बाय करूं, करो। किसने मना किया है आपको? बाजार ये कह रहा है कि मैं ऐसे नीचे आऊंगा। आपको सोचना ही नहीं है सर, ये 5-7-10 पॉइंट सोचना नहीं है आपको गोल्ड के अंदर। गोल्ड का तो नेचर है 10-15 पॉइंट का मूवमेंट देने का मिनिमम। इससे डरोगे तो ट्रेड कैसे लोगे? इससे डरोगे तो ट्रेड कैसे लोगे? तो ये जो हाई है इसके हाई के ऊपर में बाय कर लेना है। इसका हाई कितना है? 1856 का हाई है। 1856 के हाई के ऊपर हमने बाय किया। ऊपर कितना आ गया? 1863। फिर नीचे देखो 1856 आ गया वापस, कोई बात नहीं आने दो। फिर ऊपर कितना बच गया? 1874। फिर कितना ऊपर बच गया? 1885। 1927। बताओ, कभी उम्मीद की थी आपने इतना ऊपर जाएगा ये? अभी मैं आपको रिसेंट मूव भी दिखाऊंगा, आप चिंता मत करो। बीच में सेल भी आया है, ऐसा नहीं है सेल नहीं आया है।
सेल भी आया है, ये देखो कितना आई, 1985। जल्दबाजी नहीं, बस जल्दबाजी काम शैतान का। ये देखो। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ, री एंट्री। लेट मी सम वाटर दोस्तों, एक मूवी, एक बैंड रहता है, ध्यान से सुनना। कैंडल्स मूविंग एवरेज के आसपास होनी चाहिए। बॉलिंजर बैंड की एक लाइन मूविंग एवरेज के आसपास होनी चाहिए। दूसरी बैंड ऊपर रहना चाहिए। दूसरा बैंड ऊपर रहना चाहिए। ये कैसे रीसेट हो गया? एक मिनट दोस्तों, रीसेट हो गया। चार्ट समझ में आता है। जो भी ग्रीन कैंडल लगता है उस पे आप बाय ट्रेड ले लो, उस पे आप बाय ट्रेड ले लो। व्हाट इज हैपनिंग? एक मिनट दोस्तों, लूडो हो रहा है। जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। एक मिनट लोड होने दीजिए बस। बंद कर देता हूँ। थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है दोस्तों, इंटरनेट कनेक्शन चेंज किया है मैंने। लेट्स सी कुछ फर्क पड़ता है क्या। क्या रैनी हाउ? हम्म ये देखो यहाँ पे थे हम लोग। हाँ, तो यहाँ पर भी एक, अगर आपको कोई भी ग्रीन कैंडल, चाहे वो ग्रीन कैंडल ये वाला हो, चाहे वो ये वाला हो, कोई भी ग्रीन कैंडल पे आप बाय कर लो, ये डेफिनेटली आपका बाउंस बैक मारेगा और आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। आपको आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। देखो कोई भी आप देख लो, ये बैंड नीचे होना चाहिए, कैंडल मूविंग एवरेज के आसपास होना चाहिए, यहाँ पे बाय करो, ऊपर बढ़ गया। ये देखो, यहाँ पे लोअर बैंड आ गया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ गया, बाय किया, सीधी मूवमेंट। ये री एंट्री वाले पॉइंट्स हैं। मैंने बताया ना, छोटा एप्लीकेशन नहीं है, बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। इसको अगर सही से यूज करोगे, बहुत जबरदस्त पैसा बनता है इसके अंदर। अब ये देखो यहाँ पे लोअर बैंड आपका नीचे आ गया, अपर बैंड आपका नीचे आ गया। ये बैंड क्रॉस होने तक और ये बैंड क्रॉस होने तक लोएस्ट पॉइंट क्या था? ये लोएस्ट पॉइंट है। जैसे ही लो पॉइंट कटेगा हम शॉर्ट पोजीशन बना लेंगे। इसका लो पॉइंट है 1979। 1979 के नीचे शॉर्ट बनाया, ये देखो लो लगाया कितना, 1969। अब ये री एंट्री पॉइंट्स है सारे। एक बैंड आपका ऊपर है, एक बैंड नीचे है। यहाँ पे कैंडल रेड बनती है, शॉर्ट मारो, रेड बनती है, शॉर्ट मारो, डरने का ही नहीं है। देखो नीचे आ गया, प्रॉफिट बुक।
ये देखो नीचे आ गया प्रॉफिट बुक। अब देखो ये ऊपर भी चला गया, कितना ऊपर भगा, सी 1987 से कितना ऊपर गया, 2002, 13-14 पॉइंट ऊपर चला गया। लेकिन फिर भी एक बैंड आपका ऊपर था, एक बैंड नीचे था। ये कह रहा था भैया नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा ये। अब ये देखो यहाँ पे दोनों बैंड ऊपर आए, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं किया। इसका हाई अगर ब्रेक होता तो ये भाग जाता, लेकिन नीचे आ गया, आ गया नीचे 1957, 1960, 1945। फिर देखो बैंड ऊपर चला गया एक, प्राइजेस मूविंग एवरेज के आसपास, कैंडल बना कौन सा, रेड, ठोक दो, नीचे आ गया प्राइजेस। सीधी मूवमेंट आ गया नीचे प्राइजेस। अब यहाँ पे देखो अपर बैंड ऊपर, लोअर बैंड यहाँ पे ऊपर, इसके हाई कटने के ऊपर हम बाय करेंगे। इसका हाई है 1971, 1971 के ऊपर हम बाय करेंगे, सीधी मूवमेंट। 1988, 1992। अब ये देखो लोअर बैंड यहाँ पे आ गया इस मूविंग एवरेज के आसपास, यहाँ पे आपका बना रेड कैंडल, सीधी मूवमेंट। ये देखो सीधी मूवमेंट, देखो अभी तक ऊपर चल रहा है। ये देखो अभी तक ऊपर चल रहा है। आप बताओ किसने कहा था शॉर्ट करने के लिए? गोल्ड तो पहले से बाय में चल रहा था आपका, गोल्ड तो पहले से बाय में चल रहा था। अब ये जो मूवमेंट्स ऊपर नीचे होंगी तो होंगी होंगी, इसको मैं अब आर आप अवॉइड नहीं कर सकते दोस्त, ठीक है ना। ये तो अभी भी कह रहा है बाय कर लो। अब क्या होगा, जब ये लोअर बैंड इस मूविंग एवरेज को टच करेंगी यहाँ पर, और यहाँ पे कैंडल्स बनेंगी आपकी ग्रीन, तो यहाँ पे आपको बाय करना है। यहाँ से 2-4-5 पॉइंट मिल जाएगा, बाउंस बैक लेगा गोल्ड, बाय कर लेना, प्रॉफिट बुक कर लेना यार, बहुत सिंपल है। लेकिन वेट तो करो प्राइजेस का एक बार इस बैंड को, इस मूविंग एवरेज के आसपास क्रॉस करने का, और कैंडल को यहाँ पे आने का, ठीक है। समझ में आया आपको? यही चीज आपको करेंसीज में लगानी है, यही चीज आपको करेंसीज में लगानी है। आपको जो छेड़छाड़ करना है केवल आपको मूविंग एवरेजेस के साथ करना है, और बॉलिंजर बैंड के इस इनपुट के साथ छेड़छाड़ करना है। इस इनपुट के साथ छेड़छाड़ करने की अभी आपको जरूरत नहीं है। मूविंग एवरेज चेंज कर लो, टाइम फ्रेम चेंज कर लो, बॉलिंजर बैंड 50 लगा लो, 20 लगा लो, 70 लगा लो, 200 लगा के देख लो। 200 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 100 बहुत है, 100 के ऊपर मत जाना, नीचे ही थोड़ा बहुत आ जाना चाहे, ठीक है ना। अभी लगा के चेक करो, बहुत अच्छा पैसा देगा, बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी को ग्रैब करेगा ये। हाँ जी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? गेटिंग द पॉइंट? आज थैंक्स टू गॉड कि इतनी तबीयत खराब में भी इतना लंबा खींच दिया, आज मेरे को बोलने की ताकत दी। थैंक ये तो थैंक यू जिगर जी, थैंक यू मनोज जी। तो बहुत सिंपल सिंपल स्ट्रेटेजीज हैं जो हम हर हफ्ते बताते हैं आपको, और हर स्ट्रेटेजी पैसा बना के देने वाली है। थैंक यू नरेंद्र सर। कितने लोग नए हैं? बिल्कुल आप में से ऐसा कोई है व्यक्ति जो बिल्कुल नया है, जिसको फॉरेक्स मार्केट का एबीसीडी भी नहीं पता है? अगर ऐसा कोई व्यक्ति आए तो जरूर आप बताएं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ फिर एक बेसिक सेशन रखेंगे उसके लिए, ठीक है ना, ताकि उसको भी हेल्प आउट होगा समझने में, करने में, कि भाई कैंडल्स क्या है, चार्ट पैटर्न्स क्या है। मैं देखता हूँ एक बार इसका मैनेजमेंट से बात करता हूँ कि एक हम बेसिक सीरीज